हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर को हमारे देश में मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में। हिंदी में से कहते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस। हमारे देश में हर साल कई सैनिक घायल होते हैं, कई सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं। उनके पीछे उनका भरा पूरा परिवार पीछे रह जाता है। कई ऐसे सैनिक होते हैं जो विकलांग हो जाते हैं, कई ऐसे सैनिक होते हैं जिनको अपनी सर्विस को पहले ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि अब वो फिजिकली फिट नहीं रहे। उनका परिवार बहुत सी मुसीबतों में आ जाता है। ठीक है, उनको पेंशन मिल रही है, कुछ सैलरी मिल रही है, लेकिन जो पैसा, जो रुतबा, जो सुरक्षा उनको ऐसा सर्विस में होने को मिलती, वो फिलहाल नहीं हो पाती। इसी को देखते हुए 1949 में, आज़ादी के जस्ट बाद 1949 में 7 दिसंबर को तय किया गया था कि हम हर साल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डे, फ्लैग डे के रूप में मनाएंगे। और इसमें हम देश के लोगों से ये अपील करेंगे कि आप कुछ डोनेशन करिए, आप कुछ चंदा दीजिए, और ये जो पैसा मिलेगा, ये डोनेशन मिलेगा, इससे हम वेलफेयर करेंगे किनका, हमारे भूतपूर्व सैनिकों का, हमारे रिटायर्ड सैनिकों का, हमारे घायल सैनिकों का और उनके परिवारों का। इसी को देखते हुए हर साल 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में। हम सब जब छोटे थे तो इस तारीख को, 7 दिसंबर की तारीख को, हमारे स्कूल में कोई भी स्कूल रहा हो, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी, आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया था कि आपके पास, आपकी क्लास में कोई व्यक्ति आता था और वो आपको छोटे छोटे स्टिकर के रूप में इस तरह के झंडे देता था, 2 या 3 रुपए आपसे लेता था, और हम इस झंडे को अपनी किताबों में लगाया करते थे, कॉपी में लगाते थे। मुझे तो याद है, ये जो लोग आया करते थे हमारे पास, वो उस जिले के केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सदस्य थे, और वो हमसे 2 रुपए 3 रुपए इकट्ठा करके, पूरे देश से कुछ पैसा इकट्ठा करके, और ये फ्लैग आपको देखे जिसमें तीनों आर्मी का, तीनों सेनाओं का कलर है, ये देख के वो कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि वेलफेयर करेंगे हम उन सैनिकों का, उनके परिवारों का, और उनके जो भी उनके बिलोंगिंग्स हैं उनका। ये हम 1949 से मनाते आ रहे हैं, और इसके लिए जिला स्तर पे सेंट्रल आर्म्ड बोर्ड है, इसमें रिटायर्ड पर्सनल जो होते हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो सब इसमें मेंबर्स होते हैं। वो इस चीज़ को पूरी तरह एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जो फ्लैग डे है, यानी इसको झंडा दिवस भी हम मोटे तौर पे कह सकते हैं, इसके बेसिक 3 पर्पस है कि जो भी बैटल कैजुअलिटीज हुई थी, जो ऐसे सैनिक थे जो कि अब जंगों में उनके साथ कैजुअलिटी हो गई, तो उनके परिवार का मतलब रिहैबिलिटेशन करने के लिए जो पैसा लगेगा उसके लिए चीज़ होती है। ऐसे पर्सनल जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी और उनके परिवारों का देखभाल रखना है, उसके लिए ये पैसा यूज होता है। और ऐसे एक्स सर्विसमैन जो कि उन्होंने सर्विस पूरी की और उनके वेलफेयर के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए, उनके परिवारों के लिए पैसा यूज होता है। तो ये जो नेशनल आर्म्ड फ्लैग डे है, ये हम हर साल मनाते हैं। और कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। तो आज 7 दिसंबर है और आज नेशनल आर्म्ड फ्लैग डे है। अगली न्यूज में चलते हैं। प्रोजेक्ट रिहैब को लेकर न्यूज। प्रोजेक्ट रिहैब, देखिए हमारे देश का जो हेरिटेज एनिमल है, हमारे देश का जो हेरिटेज एनिमल है वो क्या है? हाथी, एलिफेंट। ये मेरे देश का हेरिटेज एनिमल है, और इसको ये दर्जा मिला था सन 2010 में। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको दर्जा दिया। और हाथी जो होते हैं, गजराज हाथी, ये सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं कर्नाटका में। लेकिन हाथी जैसे कि मदमस्त होता है, मतवाला होता है, और धीमे धीमे इनके जो जंगल है, इनका जो हैबिटेट है, वो हम खत्म करते जा रहे हैं, इंक्रोच करते जा रहे हैं, जंगलों को खराब करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। तो आए दिन ये देखने को मिलता है कि एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है कि कभी हाथी हमारे घरों में आ जाता है, कभी हम उसके घरों में चले आते हैं, और इसमें क्या होती, झड़पें होती, कन्फ्लिक्ट होते हैं। कभी हाथी मारे जाते हैं, कभी इंसान मारे जाते हैं। इसी चीज को कम करने के लिए एक संस्था है, उसका नाम है KVIC, यानी खादी विकास इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन। ये खादी इंडिया इसका लोगो है। ये जो है, ये हमारे देश में जो मधुमक्खी पालन है, हनी बी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको चलाती है। और ये जो हनी बी है, इससे जुड़े हुए लोग, खासकर कि ये जो हनी है, जो शहद है, ये आपको शहरों में नहीं मिलेगा, गांव में मिलेगा। तो गांव के लोगों को, रूरल एरियाज में ये जॉब एम्प्लॉयमेंट दिलवाती है। और ये जो हनी है, जो शहद है, शहद का संग्रह है, इसके लिए लोगों को जागरूक करती है। तो इसने एक
कॉन्सेप्ट निकाला, इसका नाम था प्रोजेक्ट रिहैब। असल में जो हाथी होते हैं, कहने को हाथी बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन हाथी डरता है किससे? मधुमक्खियों की आवाज से डरता है। तो ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, पहले कर्नाटका में चलाया गया था, और उसमें देखा गया कि अगर हाथियों को मधुमक्खी की आवाज सुनाई दे या सुनाई जाए तो हाथी भाग जाते हैं, मधुमक्खियों की आवाज सुन के भाग जाते हैं। कई बार ये देखने को मिला कि जब हाथी रेलवे की पटरियां क्रॉस करते हैं तो ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है। अब हाथी से कोई ट्रेन टकराती है तो ट्रेन भी डिरेल हो जाती है, ट्रेन में भी लोग परेशान मर जाते हैं, हाथी भी मरता है। तो शुरू में इस कॉन्सेप्ट को रेल की पटरियों में लगाया गया था, रेल की पटरी के आसपास जब भी हाथी आए तो उसको ये मधुमक्खियों की आवाज सुनाई पड़े। तो तब मधुमक्खियों की आवाज को रिकॉर्ड करके पटरियों के आसपास लगाया गया था टावर में, कि हाथी ना आए, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस ना करे। तो ये हाथी डरते हैं मधुमक्खी से, हनी से, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर खादी विकास, ये जो खादी विकास ग्रामोद्योग संगठन है, इसने सोचा कि क्यों ना एक प्रोजेक्ट रिहैब चलाया जाए, और प्रोजेक्ट रिहैब से हम हाथियों को ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है इससे बचाएं। क्योंकि देखिए, हाथी इंसान के सामने आएगा, हाथी झुंड के झुंड आएगा, खेतों में जाएगा तो इंसान उसको मारेगा, और इंसान जंगलों में जाएगा तो हाथी उसको मारेगा। तो हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, या खादी विकास वाले ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट रिहैब चलाया, और इसमें हमने किसकी मदद ली? मधुमक्खियों की मदद ली, जिससे हाथी इंसानों से दूर रहे, जिससे हाथी इंसानों से दूर रहे। क्योंकि हाथी कहते हैं जब पागल होता है हाथी, या जब गुस्से में होता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। फिर वो, ये जो प्रोजेक्ट रिहैब है, इसका फुल फॉर्म है रेड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। रेड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, यानी मधुमक्खियों का प्रयोग करके मानव हाथी के संघर्ष को हमें कम करना है। और ये जो इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का है, 1956 में संस्था बनी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अधीन एक सरकारी संस्था है। यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम जो मंत्रालय है उसके अधीन ये संस्था आती है। और ये जैसे इसके नाम में लगा हुआ है कि ये खादी से जुड़े हुए जो उत्पाद है उसका निर्माण करवाती है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको ये इनकरेज करती, चालू करती। तो जो रिहैब प्रोग्राम है, इस रिहैब प्रोग्राम से हम हाथियों को बचा रहे हैं। अब हाथी जो है लगभग 70 से 80 साल इसकी उम्र होती है, लेकिन जो एशियाई हाथी है जो हमारे यहाँ है वो लगभग 40 से 50 साल इसकी उम्र होती है। और हाथी जो है, हाथी को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया सरकार ने? 1992 में। सबसे ज्यादा हाथी आपको मिलेंगे कर्नाटका में, उसके बाद मिलेंगे केरला में, उसके बाद मिलेंगे आसाम में। और अभी ये जो प्रोजेक्ट रिहैब है ये चलाया जा रहा है आसाम में। तो प्रोजेक्ट रिहैब चला कौन रहा है? किसी जानवर के लिए चलाया जा रहा है। हाथी के को लेकर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब का है, और खाद्य विकास क्या है, कैसी संस्था है, हाथी को हेरिटेज एनिमल कब घोषित किया गया, ये सब चीज़ आप थोड़ी ध्यान रखिए। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल 5 मार्कर में कि प्रोजेक्ट रिहैब के बारे में बताइए और इसके महत्व के बारे में समझाइए। देखिए, इतना बड़ा जानवर है लेकिन डरता किससे है? मधुमक्खियों की आवाज से। अब ये जो मधुमक्खी पालन होता है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी कीपिंग से जुड़ा हुआ है एपीकल्चर। अगली न्यूज में चलते हैं, लोकटेक इनलैंड वाटर वेज प्रोजेक्ट। लोकटक इनलैंड वाटर वेज प्रोजेक्ट। लोकटक झील का नाम है, इनलैंड इसलिए, देखिए ये मेरा भारत है, यहाँ जो समंदर है इसे हम कहते हैं ये मरीन वाटर है। और पानी सिर्फ यहाँ नहीं है, पानी तो हमारे देश के अंदर भी है, नदियों के रूप में, तालाब के रूप में, पोखर के रूप में। तो इस पानी को हम बोलते हैं इनलैंड, यानी ये जमीन से घिरा हुआ इनलैंड। तो लोकटक लेक के बारे में हम थोड़ी सी बातें जानते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है। तो हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर है उन्होंने एक जेटी की शुरुआत की, एक छोटी सी पानी के जहाज की शुरुआत की, कहाँ? लोकटक लेक में। अब लोकटक लेक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली चीज कि यहाँ पे दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये आपको मिलती है मणिपुर में। कैसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये देख लेते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर लोकटक की।
लोकटक झील में ये आप देखिए, ये जो है, अब ये देखिए इतना मजबूत है कि इसके ऊपर लोगों ने झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो ये जो है इसे कहते हैं फुमड़ी, इसे कहते हैं फुमड़ी। और फुमड़ी में ये एक वेजिटेशन है, यहाँ पे ये एक वनस्पति है, और ये एक तरह से इसे हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव जो इकोसिस्टम है, वाटर का इकोसिस्टम है, उसकी वजह से यहाँ पे ये वनस्पति देखने को मिलती है। और इसमें यहाँ पे आपको एक डियर मिलेगा, एक डियर मिलेगा, उस डियर का नाम है संगाई, संगाई डियर। ये हिरण की प्रजाति है, वो भी इन फुमड़ीज में मिलता है। और इसी संगाई को बचाने के लिए यहाँ पे एक नेशनल पार्क बनाया गया, इसलिए, और ये तैर रही है एक तरह से, इसलिए इसको कहा जाता है कि दिस इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो यहाँ पे किस हिरण को, किस जानवर को बचा रहे हैं? संगाई को। संगाई क्या है? डियर। और संगाई जो है ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है संगाई। और ये जो तैरता हुआ वेजिटेशन है इसे कहते हैं फुमड़ी। तो ये जो झील है ये फ्रेश वाटर की झील है, साफ पानी की झील है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नॉर्थ ईस्ट में है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है। अब ये झील है यानी यहाँ पे वाटर है, तो ये एक तरह की आर्द्र भूमि है, ये एक तरह की आर्द्र भूमि है, ये एक तरह का वेटलैंड है। हर साल 2 फरवरी को, हर साल 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी हर साल 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 2 फरवरी को। वेटलैंड मतलब गीली जमीन। ये गीली जमीन दिखी रही है आपको? जो भी आर्द्र भूमि होती है उसके लिए शर्त ये होती है कि उसकी जो गहराई है, उसकी जो डेप्थ है, वो 6 मीटर से ज्यादा ना हो, वो 6 मीटर से ज्यादा ना हो। मतलब आप किसी गंगा नदी को नहीं बोल सकते कि वेटलैंड है, क्योंकि उसकी गहराई ज्यादा होगी। अब ये जो वेटलैंड होते हैं, यहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है, और यहाँ पे कई प्रकार की, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ पे मतलब कई विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी, जीव जंतु मिलेंगे, और ये हमारी जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक तरह का वरदान है। लेकिन ये जो वेटलैंड्स होते हैं, इंसान इनको खराब कर रहा है, कचरा डाल रहा है, पानी निकाल रहा है, पानी को इंक्रोच कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, मॉल्स बना रहा है। इस वजह से ये वेटलैंड हो जाते हैं खतरे में। और जब वेटलैंड खतरे में हो जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी खतरे में हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में है तो हमारा आपका जीवन खतरे में। दूसरा, ये जो वेटलैंड होते हैं ये कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, कार्बन को अपने अंदर छुपा के रखते हैं। तो हमारी जो अर्थ का जो एक्स्ट्रा कार्बन है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको ये लोग छुपा के अपने सीने में दबा के रखे हुए। तो 2 फरवरी को हम हर साल विश्व आर्द्र दिवस के रूप, मतलब वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक जगह थी रामसर, आज भी है। कहाँ पे है? ईरान नाम के देश में। यहाँ पे दुनिया भर के देश मिले और उन्होंने बोला कि हमें अपना जो आर्द्र भूमि है उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ जाएगी और हमारा ग्लोबल जो क्लाइमेट, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, हम खतरे में पड़ेंगे, अल्टीमेटली ह्यूमंस खतरे में आ जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि हम दुनिया भर के ऐसे ही वेटलैंड्स जो खतरे में हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उसको कहेंगे रामसर साइट। क्या कहेंगे? रामसर साइट। तो वर्तमान में मेरे देश में 46 रामसर साइट है, मतलब ये ऐसे वेटलैंड है जो कि खतरे में है और जिनको बचाना जरूरी है। इस 46 में आपके मध्य प्रदेश में एक है जिसे हम कहते हैं भोजताल, जो भोपाल का मशहूर तालाब है, वो भी एक मध्य प्रदेश की इकलौती रामसर साइट है। अब रामसर साइट में भी कुछ ऐसी होती जो अत्यधिक खतरे में है, मतलब बिल्कुल उन पे तो सरकार की तुरंत उसमें इंटरवेंशन चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो जो बहुत ज्यादा खतरे में है रामसर साइट, उनके लिए एक सूची है, उस सूची का नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब इस सूची में कोई चीज डली है, कोई आर्द्रभूमि डली है, मतलब बहुत ज्यादा खतरे में है और उसको तुरंत सरकार की, लोगों की, समाज सेवकों की जरूरत है उसको बचाने के लिए। तो हमारे देश में ऐसी 2 वेटलैंड है जो कि मॉन्ट्रेक्स सूची में है, जिनमें से एक तो ये है जिसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, लोकटक झील,
और एक है राजस्थान की केवलादेव झील। तो केवलादेव और लोकटक, ये 46 में से 2 ऐसी रामसर साइट हैं जो कि मॉन्ट्रेक्ट सूची में, इसका मतलब ये अत्यधिक खतरे में। हमारे देश में वर्तमान में 46 रामसर साइट है, जिसमें से एक आपके मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है भोजताल। तो ये फुमड़ी मैंने दिखाया, फुमड़ी, व्हाट इज फुमड़ी, 3 मार्क में है। अगली न्यूज में चलते हैं। हाउ आर एमपीज क्वेश्चंस अलाउड डिसअलाउड। देखिए विंटर सेशन चल रहा है, पॉलिटी के लिए खूब सारे सवाल आपके पास है, जीएस पेपर 2 का ये पार्ट। असल में क्या हो रहा है कि विपक्ष में जो लोग हैं वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनको मना हो जाता है। अच्छा, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया कि जो लोकसभा का स्पीकर होगा और राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ये डिसाइड करते हैं कौन सवाल पूछे कौन नहीं पूछे, कौन कब पूछेगा सवाल, यानी भाई क्लास के मॉनिटर ही ये लोग। तो विपक्ष का ये आरोप है कि भाई हम कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं और ये हमें पूछने नहीं देते। ठीक है, तो अब उस चीज में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जाएंगे कि भाई ये जो सेशन चल रहा है अभी, शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन, ये चलता कैसे, होता कैसे, और जो हमारे एमपीज हैं, माननीय सांसद हैं, उनके पास कौन कौन से अधिकार है सवाल पूछने के। तो अगर ये संसद का आप एक दिन का सेशन देखिए तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में शाम के 5 बजे तक काम होता है। 5 बजे के बाद क्लास बंद हो जाते हैं। सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक का जो पहला घंटा होता है, इसे कहते हैं प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर। और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सवाल होते हैं, और कैसे सवाल, स्टार्ट सवाल। स्टार्ट सवाल क्या होते हैं बताऊंगा, इसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। तो बहुत ही जरूरी जो सवाल होते हैं, जो कि भाई कोई भी मंत्री से पूछेगा, इस जो डिफेंस मिनिस्टर उनसे पूछेगा भाई चाइना क्या कर रहा है, इकोनॉमी मिनिस्टर से पूछेगा भाई अर्थव्यवस्था कब सुधरेगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट देश हित में सवाल होते हैं वो क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं। और सबसे पहला घंटा संसद का जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। फिर 12 से 1 बजे का जो वक्त होता है उसे शून्य काल कहते हैं, 0 ओवर, क्योंकि 12 को हम शून्य भी कहते हैं। और ये 0 ओवर है, ये भारत की खुद का इन्वेंशन है, यानी भारत ने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली है, ये ब्रिटेन से ली है। लेकिन ब्रिटेन वाली पार्लियामेंट में ये 0 ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा खुद का आविष्कार है 0 ओवर। तो दूसरा घंटा जो होता है 0 ओवर का होता है, इसमें जो लोग हैं वो अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिर 1 घंटा लंच का होता है, उसके बाद 2 से लेकर 6 बजे तक लोकसभा में, और 2 से लेकर 5 बजे तक राज्यसभा में जो नॉर्मल काम होता है, कानून बनाना, बहस करना, बजट पास करना, ये सब होता है। अब जो भी सांसद है, सांसद मतलब संसद का सदस्य, वेदर ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, उसके पास कुछ अधिकार है, वो सवाल पूछना चाहता है। और इसी से तो हम जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल में रखते हैं, चेक में रखते हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं उनके कई सारे प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सवाल पूछना चाहते हैं वित्त मंत्री से, तो जब वो सवाल पूछेंगे तो सवाल में बताएंगे कि उनका सवाल किस कैटेगरी का है। अगर उन्होंने अपने सवाल के पहले स्टार बना दिया, इसे कहते हैं तारांकित प्रश्न या स्टार्ट क्वेश्चन, इसका मतलब कि सवाल जिस भी मंत्री से पूछा जा रहा है उस मंत्री को इसका जवाब कैसे देना होगा, ओरली देना होगा, मुंह से बोल कर देना होगा। और जब मंत्री ओरली जवाब दे रहे होंगे तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकती लालवानी जी कि आपने अभी ये कहा तो इसका क्या होगा। तो जब किसी प्रश्न के आगे हम सितारा लगा देते हैं, तारा लगा देते हैं, उसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। और इसमें जवाब जो होता है वो जो सदस्य होता है वो ओरली देता है, मुंह से बोल के देता है। जैसे ही 5 दिन पहले उन्होंने बताया कि देश भर में पिछले 5 सालों में 6 लाख लोग देश छोड़ के चले गए, तो ये सवाल स्टार्ट क्वेश्चन था। अनस्टार्ट मतलब सवाल तो पूछा लेकिन सवाल में कोई स्टार नहीं लगाते। तो इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जवाब रिटर्न में देगा, लिखित में देगा, कुछ बोलेगा नहीं, बस चुपचाप जवाब लिखित में दे देगा। तो इसमें किसी भी तरह का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता ही नहीं है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसमें समय कम दिया या अल्प अवधि जो प्रश्न है कि भाई जरूर ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये जब कोई बहुत अर्जेंट मैटर होता है देश के लिए और उठाना बहुत जरूरी है, तब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें देखिए कोई भी सवाल पूछने के लिए ना पहले स्पीकर या चेयरमैन को बताना पड़ता है कि हम सवाल पूछना चाहते हैं, लिखित में बताना पड़ता है। फिर उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि 14 दिवस के पहले आप बता दो, फिर हम तय करेंगे, बताएंगे कि आज 2 से 3 बजे के बीच में आपका नंबर आएगा, आप सवाल पूछ लेना।
लेकिन शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे नोटिस शॉर्ट है, मतलब समय नहीं हमारे पास, तो ये अर्जेंट मैटर पे सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें वो 14 दिन का जो क्लॉज है वो कम करके 10 दिन का कर दिया जाता है कि 10 दिन के भीतर आप सवाल पूछ लें। और जरूरी ये इसलिए होता है क्योंकि अर्जेंट मैटर पे होता है और इसका जवाब भी ओरली दिया जाता है। और किसी प्राइवेट मेंबर से अगर सवाल पूछते हैं, प्राइवेट मेंबर मैंने कल बताया है, तो उसके लिए भी जो भी क्लास में करना है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा में जो भी करना है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्पीकर और चेयरमैन, वो तय करेंगे किससे सवाल पूछना है, कब पूछना है, कैसे पूछना है, जवाब कैसे वो देगा, वो सब वो तय करेगा। आपके सवाल को एंटरटेन करे या नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है आपने सवाल दिया कि साहब हम ये पूछना चाहते हैं, उसने बोला हम ये सवाल एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो आपका सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। उसी को लेकर विपक्ष बोल रहा था कि हमारे सवालों को एंटरटेन नहीं करते। तो ये क्वेश्चन ओवर, जीरो ओवर, स्टार्ट, अनस्टार्ट, जीरो ओवर की क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस, ही सब अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। शीतकालीन सत्र चल रहा है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सवाल काफी मिलेंगे अभी फिलहाल 10-12 दिन। उत्तराखंड के 4 धाम की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य है, देहरादून यहाँ की राजधानी है, देवभूमि है ये। यहाँ की सरकार ने कुछ समय पहले एक कानून लाया था कि वो 4 धाम जो यात्रा है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहती है। भाई 4 धाम का मैप दिखाता हूँ मैं आपको, इससे कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि इनको जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो थोड़ी चौड़ी हो जाएं, अच्छी हो जाएं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो तेजी से होगा, स्पीड अच्छी रहेगी, लोग जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे और अल्टीमेटली टूरिज्म बढ़ेगा। तो जो 4 धाम है जिनको यमुनोत्री, गंगोत्री, और केदारनाथ और बद्रीनाथ कहा गया है, यहाँ से यमुना का उद्गम माना गया है, यहाँ से गंगा का माना गया है, केदारनाथ भगवान शिव की भूमि है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए। तो इन 4 धामों को जोड़ने के लिए एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जिसमें सड़कें चौड़ी की जा रही थी और बहुत सारी फैसिलिटीज बनाई जा रही थी। ये कानून आया था। अब ये जो पूरा उत्तराखंड है, ये क्या है, ये हिमालय में है, और हिमालय जो है ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे अगर बहुत तेज़ी से आप विकास करेंगे, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पहाड़ों पर ड्रिलिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो पहाड़ सेंसिटिव होता है, वो हिलेगा, लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, भूकंप आ सकता है, कुछ भी, और जाने जा सकते हैं। तो इस कानून को लेकर बड़ा विरोध हो रहा था कि यार क्या जरूरत है, इतने सालों से सब कुछ सही चल रहा है, आप सड़क चौड़ी करके क्या कर लेंगे, क्यों पहाड़ों को काट रहे हैं, चीर रहे हैं, क्यों पेड़ों को काट रहे हैं, क्यों जंगलों को खराब कर रहे हैं। विरोध काफी चल रहा था। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वो बिल वापस ले लिया, तो इसलिए न्यूज में था। तो ये जो 4 धाम है, जैसे मैंने बताया कि यमुनोत्री यमुना जी का उद्गम स्थल है, गंगोत्री से गंगा को निकलता माना गया है, केदारनाथ शिव के लिए और बद्रीनाथ विष्णु के लिए। केदारनाथ में ही फ्लड आया था, क्लाउड बस्ट हुआ था। और यहाँ पे उत्तरकाशी है, यमुना ब्रिज, ये आप देखिए, ये देव प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, ये सब एक मैप है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या क्या कंसर्न थे। पहला कंसर्न ये था कि भाई ये जो आप रोड चौड़ी कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, इस वजह से जो इन्वायरमेंट है उसको प्रभाव पड़ रहा था। सरकार का कहना था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये इसी के आगे तो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है और लोगों को सुविधा होगी, सहूलियत होगी, समय कम लगेगा, अच्छा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल की बात करें, उसके वो बॉर्डर स्टेट्स हैं, उसके ऊपर चाइना बैठा है, और चाइना का स्टैंड ऑफ आप देख ही रहे। चाइना उधर से अपनी पूरी बॉर्डर में डेवलपमेंट कर चुका है, अच्छी अच्छी रोडें बना चुका है, बुलेट ट्रेन ला चुका है, और हमारे पास अभी इतनी अच्छी रोड नहीं है कि हमारी गाड़ियां निकल सके, बड़े बड़े जहाज जा सके, मतलब जो हमारे ट्रेलर है वो जा सके। तो सर नेशनल सिक्योरिटी का भी था कि भाई पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं चाइना का स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हो रहा है, और अगर हम ये सब कनेक्टिविटी अच्छी कर लेंगे तो हमारी आर्मी बहुत तेजी से डिप्लॉय हो सकती है। ये एक इशू था, लेकिन वहाँ की सरकार, लोगों का कहना था कि आप पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि उत्तराखंड में, हिमाचल में कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है, और अभी भी आप एनवायरनमेंट को छेड़ना चाह रहे हैं विकास के नाम पे, इसके नाम। तो अल्टीमेटली सरकार ने इसको वापस ले लिया। अब एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था शंकराचार्य। ये 8वीं-9वीं शताब्दी की बात है। केरला में एक जगह है कलाड़ी, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ये शंकर के भक्त थे, शंकर की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। इन्होंने हमारे देश में जो शंकर से जुड़े हुए 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी स्थापना कराई है। ज्योतिर्लिंग की मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर में और उज्जैन में। इसके अलावा
इन्होंने देश में 4 धाम का कॉन्सेप्ट लाया था। सबसे ऊपर थे बद्रीनाथ, इधर ईस्ट में थे पुरी में, फिर साउथ में थे रामेश्वरम, और वेस्ट में थी द्वारका। तो ये 4 धाम अलग है शंकराचार्य का, और ये चारों शिव को समर्पित है। और अभी जो मैंने 4 धाम की बात की वो उत्तराखंड वाला 4 धाम। तो शंकराचार्य जो थे, इनका जो दर्शन था उसे कहते थे अद्वैतवाद। इनका दर्शन ये कहता था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इनका यह कहना था कि प्रभु ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, और जो मानव है, जो यूनिवर्स है, जो हम आप लोग देख रहे हैं, जो सोसाइटी है, जो शहर है, दुनिया है, ये सब झूठ है। ये आज है कल नहीं है। आज आप जिंदा है कल मर जाएंगे। ये पेड़ आज है कल खत्म हो जाएगा। ये रोड आज है कल खत्म हो जाएगी। लेकिन सत्य क्या है? ब्रह्म। ये इनका अद्वैतवाद का सिद्धांत था शंकराचार्य का। और इनकी फॉलोइंग जिन्होंने मानी, उनको भाग्य स्मृति संप्रदाय के लोग, स्मृति संप्रदाय के लोग कहलाए गए, वो जो कि शंकराचार्य की फॉलोइंग्स को याद रखते थे, मानते थे, उनको बताए हुए रास्तों में चलते थे। और इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, पूरे देश में शास्त्र किया, पूरे देश में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई, पूरे देश में 4 धाम बनाए। एक तरह से ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे थे, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, और हमारे देश के जो फ्रंटियर्स हैं, जो हमारे देश के जिसे हम कह सकते हैं कि जो बॉर्डर एरिया है, उनको सिक्योर करने के लिए उन्होंने 4 बड़े-बड़े तीर्थ स्थल की स्थापना करी। तो शंकराचार्य का किससे कनेक्शन है? यहाँ पे केदारनाथ से कनेक्शन है। केदारनाथ से कनेक्शन। आज भी हिंदू धर्म में शंकराचार्य एक काफी बड़ा पद होता है। चलते हैं सवालों की ओर। खादी विकास, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के लिए सवाल है कि क्या ये एक वैधानिक बॉडी है जो कि अप्रैल 1957 में बनी है, और ये एक एक्ट के अंदर बनी है जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। बिल्कुल सही बात है। ये मैंने बताया था 1956 में एक एक्ट आया था तो बनी। और जब भी कोई चीज किसी एक्ट के माध्यम से बनती है तो उसे कहते हैं वैधानिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के अधीन काम करती। बिल्कुल सही बात है, यानी बोथ 1 and 2 इज राइट। 2018 में सरकार ने हनी मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत जो शहर क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी ट्राइबल्स लोग हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए, उनके काम के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए ये मिशन चालू किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय जो सिस्टम है, वो किस मॉडल पे बेस्ड है? वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेलफेयर स्टेट मॉडल, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गोद लिया है या लिया है, वो हमने ब्रिटेन से लिया। और ब्रिटेन की जो संसद है, की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को कहते हैं वेस्टमिंस्टर। तो ब्रिटेन की संसद को भी कह सकते हैं वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट। तो हमने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, वो किससे अडॉप्ट किया है? किस पर बेस्ड है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर। लोकतक झील के बारे में सही चीज को चुनना है हमें। ये मिजोरम में है? नहीं, ये तो मणिपुर में। ये सॉल्ट वाटर के लेक है? नहीं, ये साफ पानी के लेक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, राइट? तो ये है राइट स्टेट में। उत्तर पूर्वी राज्यों में साफ पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जहां मिलती है आपको फुमड़ी, और जो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और यहाँ पे जिस जानवर को बचाया जा रहा है उसका नाम है संगाई, संगाई हिरण या संगाई डियर। थैंक यू एवरीवन।